तो क्या हाल चाल सभी के। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भैया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, कल ही आपसे चर्चा किया था कि आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आने वाला हूं, जहां पर मैं आप सभी को आज यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाने वाला हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास बन जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से भर भर के प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। ऐसा जब एग्जामिनर प्रश्न को बनाता है ना, तो उसको जैसे लगता है कि पूरे एसएसटी में से मात्र एक ही चैप्टर दिख रहा है, वो भी यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसीलिए आप सभी के लिए ये चैप्टर प्यारे साथियों बहुत बहुत ज्यादा खास है। इस चैप्टर को आपने पढ़ा भी होगा, भूल भी जाते हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं आप सभी को यह चैप्टर इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हो प्यारे बच्चों। तो बस आप सभी से एक ही विनती, एक ही प्रार्थना है, जो कि आपके बड़े भाई होने के नाते हमेशा करता आया हूं, कि इस वीडियो को प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने परिवार को और आगे बढ़ा दीजिए और इस वीडियो का सभी लोग स्टेटस भी लगा दीजिए। क्या करेंगे भाई? सभी लोग स्टेटस भी लगाएंगे। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूं भाई। एडू, सुरेश, मंजीत, श्याम, मनु, हर्षिता, राकेश, श्याम, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने आज बताया है कि आज होने वाला है हमारा वार नंबर 1। ये वार किस पे होने वाला है? आज हमारा इतिहास के पहले चैप्टर पर। मैंने आप सभी को बताया है प्यारे बच्चों कि आप सभी को एसएसटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी जब तक मैं हूं आपके सामने। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और चाहे आपदा प्रबंधन हो गया, आप इन पांचों विषयों की, या फिर कह लीजिए 5 in 1 यानी कि एसएसटी में आप लोग अपनी चिंता को छोड़ दीजिए। आज की क्लास से प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि एसएसटी में आपको जो डर लगता है ना, आज की क्लास को जिस भी व्यक्ति ने पूरा देख लिया है, उसके अंदर मैं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा और ये 100% होगा। इसको कोई नहीं टाल सकता है कि इस क्लास को देखने के बाद ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर ना आसान बना दिया और आपके दिमाग में ना एकदम छप गया, बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतनी गारंटी के साथ कहता हूं। ये अब कह दो, अरे गुरुजी क्या घमंडी इंसान है, क्या बात करते हैं। घमंडी इंसान नहीं हूं प्यारे साथियों, मेहनत करता हूं। अपने मेहनत के दम पे मैं कहता हूं कि आपको ये चैप्टर मैं घोल के पिलाऊंगा, अभी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज के चैप्टर में प्यारे बच्चों क्या है, आज के हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। एकदम कहानी की तरह ही याद होगा, इसीलिए लिखवा दिया भैया, क्योंकि मैं कहानी बताता हूं। कहानी सुने हो ना, बहुत लोग नाना नानी दादा दादी से कहानी सुने हो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। तो ऐसे ही यहां पर भी पढ़ोगे, ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सभी साथी लोग सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और हम लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट बिना समय गवाए हुए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भाई कि यूरोप में राष्ट्रवाद है। एक चीज प्यारे बच्चों आज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? यूरोप में राष्ट्रवाद होगा। और आप सभी को नाम ही पता ही होगा, मेरा नाम है प्यारे बच्चों दीपक सर। दीपक सर कहिए या फिर दीपक भैया कहिए, मैं आपका भैया ही हूं क्योंकि मैं आपका सर नहीं हूं। तो अब जरा बात को समझिएगा, आज यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि मैंने कल आप सभी से कहा था कि हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिलना चाहिए, ये आपका हक है, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए प्यारे साथियों ये आपके टेलीग्राम चैनल है, ये आपका क्या है? टेलीग्राम चैनल है आप सभी का, जिसका नाम क्या है भाई? तो आप लोग ऐसे लिखिएगा प्यार से, क्या लिखेंगे भाई? बिहार बोर्ड 10th। क्या लिखेंगे? बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर। क्या लिखेंगे? बोर्ड टॉपर। ऐसे करके प्यारे बच्चों आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, आपको कल का और आज रवि सर की क्लास का और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की बहुत समस्या होती है सभी को, तो हर क्लास का पीडीएफ जैसे ही क्लास ओवर होगी तुरंत आप सभी को मिल जाएगा। तुरंत इसको मारो, मोबाइल खोलो, टेलीग्राम खोलो और स्कैन कर डालो। सभी साथी लोग इसको क्या करेंगे भाई? स्कैन कर डालिए। ठीक है, अब मेरी बात को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ईशांत कुमार, सोनम सिंह,
अमीषा, रामायण बैठा, हाँ भाई सभी लोगों का स्वागत है। और आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं ना, आज आपके मन में कुछ प्रश्न आया है, बहुत बड़ा प्रश्न आया है कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अभी मैं 2 मिनट बस रुक जाइएगा, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाइएगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका मैं उत्तर देने के लिए ही आया हूं, ठीक है। क्या बात है, प्रांजल, सनोज, कीर्ति, राजकिशोर, किंग, सोनी, सलोनी, क्या बात है भाई। चलिए, तो प्यारे साथियों, मैंने आप सभी को ये बता दिया है कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आप लोग चाहे सर्च कर सकते हो बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर के नाम से, या फिर आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करिए और आप लोगों के पास में आपका पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की। देखो, ये चैप्टर आपके लिए मैंने बताया है कि बहुत खास है। अगर जो बच्चे आज हमारे साथ शुरुआत करने चल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप पढ़ रहे हो हमारे साथ में प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसे आप लोग पढ़ते हो बेटा एसएसटी के नाम से। एसएसटी के नाम से जानते हो क्या है, एसएसटी के नाम से। सामाजिक विज्ञान में भी अगर हम लोग बात करेंगे, आपको मैंने एक ही चीज बताया था, इसको 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। क्या 5 भागों में भी डिवाइड करते हैं। और ये 5 भाग क्या क्या कहलाता है भाई, तो एक होता है ज्योग्राफी का, एक होता है हिस्ट्री का, एक होता है पॉलिटी का या फिर कह लीजिए सिविक्स का, एक होता है इकोनॉमिक्स का, एक होता है इकोनॉमिक्स का, और एक होता है प्यारे बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन का। अब कौन से विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है ई ना समझ में आवेला तो रखे। हाँ, ये आपको नहीं समझ में आता है कि कौन से विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन 5 में से कितने विषयों पर आपको फोकस कर लेंगे कि आप लोग 80 में से 80 या फिर कहिए 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया जब एसएसटी की बात किया जाएगा ना, एसएसटी की, इसको हम लोग 80 और 20 के रेशियो से भी पढ़ते हैं, क्योंकि 80 नंबर का तो पूछा जाता है प्रश्न। क्या आता है भाई, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आता है, जो कि आपको पेपर दिया जाता है। इसका क्या दिया जाता है, पेपर। तो आज मैं शुरुआत करने चल रहा हूं, क्या आज मैं शुरुआत करने चल रहा हूं इतिहास के चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने चल रहा हूं, जो कि क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। एक बार जल्दी से सभी लोग बेटा थंब इंप्रेशन करेंगे, और जितने भी साथी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो 1000 का है। आज का टारगेट प्यारे साथियों 1000 का है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्यारे साथियों स्टेटस लगा दीजिए कि आपके भैया, आपके बड़े भैया दीपक भैया आ गए हैं और आज यूरोप में राष्ट्रवाद का एकदम से स्वाहा करने वाले हैं। जी हाँ, तो साथियों आप सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को जोरदार तरीके से अपने छोटे भैया या फिर बड़े भैया अगर मानते हो तो सेशन को सभी लोग स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो, एक एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए। अगर आपका कोई जानने वाला बच्चा है, 9th में है, 10th में है, उसको बता दीजिए कि सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई, सबसे ज्यादा भरोसेमंद चैनल बनने वाला है बिहार का एकमात्र बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर, जो कि आपको प्रण लिया है टॉपर बनाने का। चलिए भाई, तो प्यारे साथियों आज मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, क्या भाई, आज मैं शुरुआत करने चल रहा हूं राष्ट्रवाद की, यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो 1 नंबर का प्रश्न छाप लेना, जो साथी आज हमारे साथ में नए जुड़े हैं ना, जो कि नहीं समझ पाते हैं कि सबसे पहले हमसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपसे 1 नंबर का प्रश्न तो चित्र के अनुसार पूछ लेता है। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिस साथी ने इस चित्र को देखा होगा ना, उससे पहला प्रश्न पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि इस चित्र को निर्मित किसने किया था, यह चित्र का निर्माता कौन था, इस चित्र को बनाया किसने था। अब बताओ मेरे नन्हे मुन्ने बालक, जितने लोग हमसे पढ़े हो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इस चित्र को किसने बनाया था। आप बताओगे हमको इस चित्र को प्यारे बच्चों किसने बनाया था, नहीं बता पाओगे ना, तो बेटा गाल तो तुम्हारे लाल होने वाले हैं आज। देखो भाई, इस चित्र को बनाया था फ्रेडरिक सारियो ने। लिख लेना, 1 नंबर में प्रश्न पूछेगा कि इस चित्र को किसने बनाया था, तो फ्रेडरिक सारियो ने इस चित्र का क्या बनाया था, निर्माण किया था। ये किस प्रकार का, किस देश का कलाकार था, फ्रांसीसी कलाकार था भाई। क्या बताओगे, फ्रांसीसी कलाकार था। अब 1 नंबर तो तय हो गया आपका। अब देखो,
अब यहां पर आपके सामने जो सिचुएशन आती है भाई, गड़बड़ इस चीज की आ जाती है कि लोगों को पता नहीं होता है कि इस चित्र से भी प्रश्न पूछता है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि इस चित्र से भी प्रश्न पूछता है। इस चित्र से प्रश्न पूछ लेगा भाई कि ये जो राष्ट्रवाद, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसका चित्र किसने बनाया था। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका चित्र बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने। और ये किस देश का कलाकार था, तो आप बताओगे फ्रांस का, इसीलिए इसे फ्रांसीसी कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो राष्ट्रवाद की मूर्ति दिख रही है भाई ना, यहां पर एक महिला दिख रही है आपको, यहां पर एक महिला दिख रही है जो कि क्या है भाई, ऐसे करके मूरत में खड़ी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर इसने अपने हाथ में लिया हुआ है ना। ये मसाल है प्यारे बच्चों, क्या है, ये ज्ञान की मसाल है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये है ज्ञान की मसाल, और ये जो है प्यारे बच्चों ये न्याय का प्रतीक है। आपको ये दो चीजें दिख रही है। यहां पर कई व्यक्ति दिख रहे होंगे आपको, ये जो सांप जैसी लाइन बनाए हैं ना, यहां से निकल रहे हैं। इसके बारे में कौन जानता है, आप हमको बता दो जरा। देखो बात को समझिएगा बहुत आसान भाषा में। ये जितने भी लोग जुड़े हैं ना बेटा, ये लाइन से एक एक करके जो बाहर निकल रहे हैं ना, इसको माना गया आजादी। ये माना गया आजादी का प्रतीक। यहां पर खड़े हैं और जितने भी आदमी इधर से निकल कर जा रहे हैं ना, वो हो गए आजाद, यानी कि वे हो गए स्वतंत्र हो गए। ये लाइन में लगे हुए हैं कि अभी तक हम लोग जंजीरों में बंधे थे, अभी तक हम गुलाम की बेड़ियों में जकड़े थे, अब हम लोग हो रहे हैं आजाद। ये कहलाता है आप सभी का चित्र। फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया ये चित्र यही दर्शाता है। एक नंबर तैयार करना है तो इतना याद कर लेना कि यह चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। लिख लेंगे ना सभी लोग, जल्दी से बोलो आपका तय है कि नहीं। संख्या जल्दी से 100 के प्लस पहुंचा दो, 100 पहुंचा दो। और आज की क्लास में ही प्यारे साथियों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि 1000 की संख्या भी अपने भैया के लिए कर दो भाई। 1000 की संख्या अपने भैया के लिए कर दो। और आज केक खा लूं मैं, आज मेरा भी मन है कि मैं केक खा लूं। 1000 की संख्या पहुंचा दीजिए, ठीक है। और कल की क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्यारे बच्चों आपके एक नए अध्यापक कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे शाम को 5 बजे। यह भी बता देता हूं, कल शाम को 5 बजे आपके एक प्यारे बच्चों महारथी आपके सामने फिर से मुलाकात करेंगे फिर से। तो इसीलिए कह रहा हूं कि 1000 की संख्या पहुंचा दो, सभी अध्यापकों को मैं भी मिला दूं, मुझे भी प्यारे बच्चों थोड़ा सा आराम मिले। क्यों मैं ही आके अकेले ही आप लोगों को परेशान करूं। अरे मेरे नन्हे मुन्ने वाला, जल्दी से इसको कर दो भाई। नंदन कुमार, हर्षिता, साक्षी, गुड्डी, एस्पिरेंट बॉय, इरशाद, क्या बात है भाई। जल्दी से इसको प्यारे बच्चों 1000 की संख्या पहुंचाइए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, अगर आप सभी से पूछेगा राष्ट्रवाद की परिभाषा, देखो भाई आपने, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि आज के पहले अगर हमसे पढ़ा है ना आपने, तब भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी ये क्या कारण है, ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया, हमारे साथ तो ये नाइंसाफी है, आपने हमको ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया। प्यारे साथियों, जब आपके ऊपर जंजीरें होती हैं, जब आपके ऊपर बेड़ियां बंधी होती हैं, तो कई बार ऐसा आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे पूछ पूछ कर काम करना पड़े तो वह व्यक्ति की कैसी स्वतंत्रता। तो यही कारण है प्यारे बच्चों, मैंने कहा है कि बिहार बोर्ड में आपको इस बार एसएसटी में 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है, और मैं इसको पूरा करूंगा, हर हाल में पूरा करूंगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद की अवधारणा, देखो दो चीज प्यारे बच्चों, क्या राष्ट्र के बारे में कोई बता सकता है, क्या कोई व्यक्ति हमको राष्ट्र की परिभाषा बता सकता है। राष्ट्र, देखो अगर आप लोग राष्ट्र को समझ गए ना भाई, अगर आप लोग राष्ट्र को समझ गए प्यारे बच्चों, राष्ट्र को, तो आप लोग जो है ना राष्ट्रवाद भी समझ जाओगे। अगर प्यारे बच्चों आपने राष्ट्र को समझ लिया ना, तो राष्ट्रवाद को भी समझ जाओगे। देखिए अर्नेस्ट रेनन, इसको याद रखना है, याद रख लीजिएगा। राष्ट्र की परिभाषा किसने दिया भाई, अर्नेस्ट रेनन ने परिभाषा दिया, और इसने कहा कि वह देश राष्ट्र कहलाएगा जहां पर, क्या बताओगे, जहां पर समान धर्म, जहां पर समान धर्म, समान भाषा हो, वह देश वह राष्ट्र कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या भारत एक राष्ट्र है। जल्दी से सभी साथी लोग कमेंट करके बताइए, क्या भारत एक राष्ट्र है। मैं देखो क्वेश्चन देता हूं आपको,
जल्दी से सभी लोग बताएंगे, क्या भारत एक राष्ट्र है? भारत एक राष्ट्र है? क्या भारत एक राष्ट्र है? जल्दी से बताओ सभी लोग, यस या नो, यस या नो। देखो अब यही गलती कर दी ना, यही गलती कर दिया, इसीलिए कहते हैं दीदी थोड़ा समझ जाओ, ओ दीदी समझ जाओ थोड़ा सा, भारत एक राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है भारत एक राष्ट्र, ये भी समझ लो भाई। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी यहां पर आपको बताया, मैंने बताया समान धर्म होना चाहिए भाई, क्या भारत में समान धर्म है? अब नहीं। लेकिन अगर आप लोग समझ पाओगे, समान भाषा होनी चाहिए, क्या भारत में एक ही भाषा है? अरे भैया 22 भाषाओं को तो क्या संविधान में दर्जा भी दिया गया है, 22 भाषाओं को तो संविधान में दर्जा दिया गया है, संविधान में क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है। तो ये बताओ, क्या भारत में एक ही भाषा है? हाँ नहीं, भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, इसका मतलब भारत एक हमारा क्या है? राष्ट्र नहीं है। क्या बोलोगे? नो, भारत हमारा राष्ट्र नहीं है। बोलो, समझ में आया सभी को? देखो सभी लोग कितने बच्चे लिखे हैं भाई, यस यस। अरे ले 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 ले, ले क्या कर दिया आपने, इसीलिए कह रहा हूं सही से पढ़ लो, गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद की। देखो अगर मैं राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र की भावना होना, यानी कि एक राष्ट्र की भावना। क्या भारत देश में भी एक राष्ट्र की भावना है? बिल्कुल है। लोग सोचते हैं ना कि हमारा सबसे पहले भैया हमारा भारत महान, मेरा भारत महान, मतलब कोई भी देश हो, मान लीजिए कोई भी देश हो प्यारे बच्चों, उस देश में रहने वाले समस्त नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हो, मतलब अपने में एकता की, अपने में गठबंधन की, अपने में संयम की प्यारे बच्चों अगर भावना रखते हैं तो इसके कहलाता है राष्ट्रवाद। देखो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो एक राष्ट्र की पहचान, संस्कृति, भाषा और इतिहास को एकजुट कराती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग दक्षिण अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका महाद्वीप की बात किया जाए, लोग काले हैं, तो आप लोग कहते हो कि काले लोग जो है कहां मिलेंगे? वेस्ट इंडीज में मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे। ऐसे गोरे लोग कहां पर मिलेंगे? आपको मिलेंगे ब्रिटेन में मिलेंगे, या फिर कह लीजिए फ्रांस वगैरह में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर पहचान जाते हो कि यह देश कैसा है। तो कहने का मतलब है, आपसे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, ये याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। आपसे अति लघु उत्तरी में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? क्या बताओगे भाई? अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा। बहुत अच्छा, ऐसे अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम रखना ही कहलाता है राष्ट्रवाद। क्या कहलाओगे भाई? अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम रखना ही कहलाता है राष्ट्रवाद। इतनी परिभाषा लिखिए, 2 नंबर ले जाइए। कोई रोका है आपको नंबर ले जाने के लिए? हम आपको कुछ कहे हैं? नहीं कहे हैं ना। तो आपको मैंने कहा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा बता दो क्या होता है, तो आप बताइएगा भैया राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब कोई देश में, क्या होता है भाई? जब किसी देश में अपने देश के प्रति समर्पण हो, प्रेम हो, सच्ची निष्ठा हो, तो वह कहलाता है राष्ट्रवाद। अच्छा, क्या आप लोग अपने देश से प्रेम करते हो? अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो तो क्या कहलाओगे बताओ? आपके सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। क्या आप कहलाओगे? राष्ट्रवाद कहलाओगे कि राष्ट्रवादी कहलाओगे? क्या कहलाओगे? कि राष्ट्रवादी कहलाओगे? जल्दी से कमेंट करके हमको बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अब देखो, जहां पर देश में, जिस भी देश में राष्ट्रवाद की भावना होती है प्यारे बच्चों, वहां पर स्वशासन की लालसा होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहां पर राष्ट्रवाद होता है प्यारे बच्चों, वह देश सोचता है कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति शासन करे, हमें किसी की गुलामी ना सहन करना पड़े। जैसे आपको पता है कि भारत में भी ब्रिटेन का कब्जा था, इंग्लैंड वालों का 200 वर्षों तक कब्जा था, भारत हमारा गुलाम था। तो भारत के लोगों ने ब्रिटेन वालों का विरोध किया। विरोध करने का मतलब था कि जब भारत के लोगों ने विरोध किया तो उनकी मांग क्या थी? हमको चाहिए स्वशासन, हमको चाहिए आजादी, हम अपना शासन, हम अपने ऊपर खुद से शासन कर लेंगे। तो जहां राष्ट्रवाद होता है वहां स्वशासन की लालसा भी होती है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे, राष्ट्रवाद लोगों में अपनी सरकार, मतलब हमारे लोगों की सरकार होनी चाहिए, और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत इच्छा क्या करता है भाई? पैदा करता है।
कि हम लोग जैसे अभी मान लो हमारे देश में प्यारे बच्चों कोई भी आकर बड़ा शक्तिशाली देश आकर हमको गुलाम बना ले, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा है नहीं, इसका हम विरोध करेंगे। सभी भारत के लोग एक होकर उस बाहरी व्यक्ति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो यही कहलाता है राष्ट्रवाद की भावना प्यारे बच्चों। जल्दी से सभी लोग दिल बना के भेजो और बोलो समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जल्दी से 100 की संख्या पहुंचाइए, जल्दी से 100 की संख्या पहुंचा दीजिए प्यारे बच्चों, तो मुझे मजा भी आ जाएगा, आपके भैया थोड़ा खुश हो जाएंगे कि हाँ गुरुजी मजा आ रहा है भाई। देखिए प्यारे साथियों, राष्ट्रवाद के उदय के कारण को भी जानते हैं हम लोग। क्या कारण था आखिर, क्यों किसी देश में राष्ट्रवाद पैदा हो जाएगा भाई? ऐसे ही किसी को क्या बोलते हैं, पागल कुत्ते ने काट रखा है कि ऐसे ही आए और राष्ट्रवाद उदय हो गया, लोगों में एकता की भावना का उदय हो गया। ऐसे नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण होते हैं, जैसा कि सबसे पहले लिखा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा पहला है प्यारे बच्चों पॉइंट, दूसरा है राजनीतिक विचार और तीसरा है आर्थिक विकास। तो जरा हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझेंगे। अच्छा जरा आप लोगों को ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति प्यारे बच्चों पगड़ी बांध कर रखता है, पगड़ी बांध कर रखता है, तो वो किस कम्युनिटी का कहलाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? तो आपका जवाब आ जाएगा। अभी देखिए जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिएगा कि अगर मैंने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अगर वह व्यक्ति पगड़ी बांधा है तो वह क्या कहलाएगा, आप जल्दी से बता दीजिए। अगर उस व्यक्ति ने तिलक लगाया है तो वह किस धर्म का होगा, वो आप बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे लोगों के बीच में भाषा, साहित्य, कला और संगीत की भावना राष्ट्रवाद को क्या करती है, मजबूत कहलाती है। कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग तिलक लगाए हुए व्यक्ति को कह देते हो कि यह हिंदू धर्म का है, टोपी लगाए हुए व्यक्ति को कह देते हो ये मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, और आप लोग जान जाते हो कि यह सिख है और ईसाई है। तो इस तरीके से ही प्यारे बच्चों, जब एक ही भाषा हो और एक ही प्रकार की कला हो, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा असम के प्यारे बच्चों एक बिहू नृत्य होता है, क्या बिहू नृत्य होता है, तो वो डांस जो करता है ना, तो हम लोग जानते आते हैं कि यह व्यक्ति असम राज्य का होगा। तो इस प्रकार की जब एकता होती है प्यारे बच्चों, तो वह कहलाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। लोगों में अपने ज्ञान, कला के प्रति क्या था, प्रेम था। फिर इसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे भाई राजनीतिक विचार क्या है, तो देखो रोमन साम्राज्य की पतन के बाद राजनीतिक विचारों में बदलाव आया जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। देखिए मतलब राजनीतिक विचार का मतलब है प्यारे बच्चों कि जब राजा का विरोध हुआ, राजा की शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई फ्रांस से, तो लोगों में क्या आया, अब तो राजा खत्म हो गया, अब तो कहीं ना कहीं से हमको शासन करना है ना। जब हम शासन करेंगे तो सभी लोगों में क्या आ गई, एकता की भावना आ गई। यह भी क्या राष्ट्रवाद का कारण। और आर्थिक विकास का मतलब है प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया, जिससे राष्ट्रीय बाजार का क्या हो गया, विकास हो गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ भाई, कौन बता सकता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, अचानक से मशीनों का आविष्कार हो गया, अचानक से मशीनों का आविष्कार हो गया, मशीनें का आविष्कार हो गया। तो मशीनों का आविष्कार हो गया तो जो उत्पादन था वो भी बहुत ज्यादा होने लगा। जब उत्पादन ज्यादा होने लगा तो ये क्या हो गया भाई, अर्थव्यवस्था में बदलाव, मतलब लोगों के पास पैसे आने लगे, लोग अपने आप को बड़ा फील करने लगे, अब उनके पास रोजी रोटी खाने पीने की भी व्यवस्था होने लगी। तो यह भी कारण था प्यारे बच्चों। 3 कारण है यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय के, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे मुख्य बातों की, आप कमेंट करके हमको बताओ भाई। जल्दी से प्यारे साथियों इसकी संख्या हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, और आज इस सब्सक्राइबर प्यारे बच्चों 1000 कर दीजिए, अपना ये परिवार आज 1000 के पास पहुंचा दीजिए, बहुत खुशी होगी हमको। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज बताया है आप सभी को इस चित्र के बारे में, जो कि फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया और फ्रांसीसी कलाकार थे ये। अब यहां पर जब आपसे प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न कई पूछता है, प्रश्न आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और आपसे प्रश्न पूछता है सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, और मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने वाले जो परीक्षा में पूछेगा वो भी बताऊंगा और सब्जेक्टिव में बताऊंगा। देखो भाई, क्रांति किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, जब चाचा चाची और पिताजी और माताजी में लड़ाई होती तो कभी आपने कहा क्रांति होती है? तो कहोगे गृह युद्ध हो गया, है ना। मतलब आज हमारे पिताजी मारे गए, सॉरी ऐसा हो सकता है क्या, पिताजी मारे गए? भाई देखो, होम मिनिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम इतना जानते हैं कि अगर प्यारे बच्चों जब किसी भी देश में युद्ध का स्तर बहुत बड़ा हो जाए और इसमें कई देश शामिल हो जाएं प्यारे बच्चों, मतलब इसे क्रांति कहेंगे, कई देश शामिल हो जाए ना, इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों जब कई देश शामिल हो जाएंगे तो इसे बोलेंगे विश्व युद्ध।
जब प्यारे बच्चों किसी देश के अंदर पूरी जनता मिलकर किसी भी अपने राजा का विरोध कर दे तो वह कहलाती है क्रांति। बड़ा स्वरूप ले ले तो वह कहलाती है क्रांति। समझ में आ गई होगी आप सभी को बात। तो देखो, आपसे प्रश्न पूछेगा भाई कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भाई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो जितने बालकों का जवाब आ रहा है 1789, ये सब के सब सही हैं। दो जल्दी से एक नंबर अपने आप को, और बोल देना कि दीपक भैया से पढ़ के आए हैं, दीपक भैया से पढ़कर आए हैं, और इस बार हमारा कोई नंबर छीन नहीं सकता है। क्यों दीदी? बोलो, दीदी मेरी है ना, पढ़ रही है ना दीदी? हाँ दीदी है भाई। चलिए, तो देखो इस समय प्यारे बच्चों अगर क्रांति हुई है ना, अगर हम लोग क्रांति की बात कर रहे हैं तो कोई एक राजा रहा होगा। वो राजा कौन था, जरा चर्चा कर लीजिए। इस समय 1789 में प्यारे बच्चों फ्रांस का राजा कौन था? जल्दी से बताइए, फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फ्रांस का राजा कौन था? तो भाई फ्रांस का राजा था लुई 16वां। कौन था? फ्रांस का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां प्यारे बच्चों, इससे भी प्रश्न पूछता है, इससे भी प्रश्न पूछता है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? आपका जवाब आ जाएगा लुई 16वां था। फिर आपसे पूछेगा भाई ये किस वंश का था? ये किस वंश का था? तो कितने बालक को पता ही नहीं होगा कि ये बुर्बो राजवंश का था। क्या? बुर्बो राजवंश का। देखो कितना प्रश्न आपने तैयार कर लिया, मैं बताता हूं आपको। आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कितने प्रश्नों को तैयार कर लिया है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1789 में। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? तो आप बताएंगे लुई 16वां था। फिर तीसरा प्रश्न पूछेगा कि लुई 16वां जो है किस वंश का शासक था? तो आपका जवाब होना चाहिए बुर्बो राजवंश का। बोलो 3 प्रश्न आपने तैयार किए कि नहीं? जल्दी से सभी लोग बोलेंगे भाई 3 प्रश्न आपने तैयार किए। क्या 3 नंबर? अगर तीनों प्रश्नों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या आपको आ जाएगा? चलिए भाई, अब हम लोग प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे ना, अगर हम लोग बात करेंगे लुई 16वां के बारे में, तो देखो लुई 16वां के बारे में, लुई 16वां के बारे में मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे रहते हैं ना, एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम मुझे बता हो जल्दी से, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम मैं क्यों पूछ रहा हूं? मुझे क्या ही पड़ी है, आप लोग जरा सोचिए। प्यारे बच्चों अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक कहावत है बहुत बड़ी प्यारे बच्चों, कितना शरीफ बंदा है, पत्नी से प्रेम करता है, और उस पर भी बड़ी बात है कि अपनी से करता है। तो यही है, ये अपनी पत्नी से प्रेम करता था, ये बहुत बड़ी बात थी इसकी। भाई क्या बात है, कितने कमेंट्स आ रहे हैं भाई, क्या बात है भाई। तो देखिए मेरी बात को जरा समझिएगा प्यारे बच्चों, लुई 16वां जो था ना, लुई 16वां ये किस वंश से था? तो आपका जवाब हो जाएगा बुर्बो राजवंश। तो ये प्यारे बच्चों किस प्रकार का शासक था? निरंकुश शासक था। क्या बोलेंगे आप लोग? ये किस प्रकार का शासक था भाई? निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक का मतलब क्या होता है भाई? निरंकुश शासक का मतलब होता है कि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश न लगाया जा सके। देखो यहां पर लगा हुआ है भाई, जिसके ऊपर किसी प्रकार का, जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया जा सके, अंकुश ना लगाया जा सके, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरंकुश शासक। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, निरंकुश शासक किसे कहते हैं भाई? जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया जा सके। ये प्यारे बच्चों क्या करता था? ये लुई 16वां ना मैंने बताया कि अपनी पत्नी से तो बहुत प्रेम करता ही था, तो इसकी पत्नी ने ना अपने सगे संबंधियों को क्या कर रखा था? सेना में भर्ती कर रखा था, सेना में भर्ती कर रखा था। और ये कभी भी लुई 16वां जो है ना, जो कहते हैं ना राज दरबार की बैठक, राज दरबार की कभी बैठक ही नहीं बुलाता था। इसको सिर्फ एक चीज से मतलब था कि हमको जनता से कर लेना है, जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादना है। राजा का तो काम ही होता है क्या? जनता को प्रताड़ित करना। ये प्यारे बच्चों क्या कहता था? कौन सोचता था इस तरीके से? लुई 16वां। लेकिन प्यारे बच्चों लुई 16वां के बारे में थोड़ा सा एक बात जो याद आती है हमको, कहा जाता है इसके बारे में कि जीवन में मात्र 3 बार नहाने वाला व्यक्ति बहुत ही गंधैला व्यक्ति होता है। मैं तो मानता हूं गर्मी का सीजन आ गया है, नहा लिया करो भाई। लुई 16वां भी कुछ इस प्रकार से व्यक्ति था। वैसे फोटोज वगैरह जब देखोगे लुई 16वां की ना,
लुईस लावा की जब फोटोज देखोगे प्यारे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से व्यक्ति था। बाल बड़े बड़े, नहाना सिर्फ 3 बार जीवन में। तो सोचिए जरा, अगर आपको सोचकर इतना ज्यादा ऐसा घृणा हो रही है तो उसकी पत्नी के बारे में जरा सोचिए आप। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मात्र 3 बार स्नान किया। फ्रांस की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसकी पत्नी के द्वारा सेना में क्या कर रखा गया था, अपने सगे संबंधियों को भर्ती कर रखा था और जनता से टैक्स लिया जा रहा था। जनता के ऊपर टैक्स 2 गुना, 4 गुना, अगले वर्ष 8 गुना, अगले वर्ष 16 गुना। ऐसे में जनता बहुत प्रताड़ित हो गई। जनता चाह रही थी काश हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए जो हमको इस प्रताड़ना से भाई छुटकारा दिला दे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे में अगर देखो जहां पर आपको विलन दिख रहा होगा, अच्छा ये बताओ लुईस लावा क्या जनता के लिए विलन था कि नहीं? तो आपका जवाब होगा गुरुजी विलन था। तो प्यारे बच्चों, जहां पर विलन है तो वहां हीरो नहीं आएगा। जी हाँ, हीरो भी आता है। और उस हीरो का नाम था प्यारे बच्चों नेपोलियन। हीरो का नाम क्या था भाई? यहां पर प्यारे बच्चों 1793 में क्या कर दिया जाता है, लुईस लावा को फांसी दे दी जाती है। आपसे यह भी प्रश्न पूछता है कि लुईस लावा को फांसी कब दी गई? लुईस लावा को फांसी कब दी गई प्यारे बच्चों? तो लुईस लावा को फांसी दी गई कब? 1793 में। अच्छा ये बता दीजिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों अगर मैंने हीरो की बात की तो हीरो कौन आएगा? आप कमेंट करके बता दो। हीरो जिसे हम लोग जानते हैं, हीरो कौन आएगा? अच्छा एक बार जल्दी से आप लोग, हाँ भाई नेपोलियन। राजकिशोर कह रहे हैं सर नेपोलियन, सलोनी करें नेपोलियन, शिवानी करें नेपोलियन। बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा एक बार सभी लोग भाई एक बार एक काम और कर दो, अपने भैया के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज का जो टारगेट है भाई अचीव करने में हमारी मदद करो। 1000 की संख्या भी पहुंचाना है। लगभग आपने 850 कर दिया है, मात्र 150, लगभग 140 बच्चे बचे हुए हैं। आप इसको जल्दी से पूरा कर दीजिए। अब जरा समझिएगा, अब मैं प्यारे बच्चों आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलोगे भैया बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। जरूर आपकी मर्जी है, भैया का सपोर्ट करोगे तब भी अच्छी बात, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। जरा इसको समझिएगा प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया कि ये क्या है भाई। अब ये फ्रांस में क्रांति होती है। अच्छा ये बताओ, अगर फ्रांस में क्रांति हुई है तो क्या कोई परिवर्तन आया होगा? हाँ, अगर किसी देश में प्यारे साथियों क्रांति आई है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ होगा ना। बदलाव क्या हुआ इसके बारे में जरा जानते हैं। देखो भाई, अगर मैं कहूंगा क्रांति हो गई ना, अगर मैं कहूंगा कि क्रांति हुई है भैया, तो फ्रांस में परिवर्तन भी हुआ होगा। तो फ्रांस में परिवर्तन क्या हुआ? यहां पर फ्रांस में नेपोलियन आ गया, नेपोलियन सम्राट बन जाता है। और नेपोलियन के सम्राट बनने के बाद प्यारे साथियों, नेपोलियन ने जनता के पास कुछ अधिकार दे दिए, जनता के पास कुछ अधिकार दे दिए। और इसे ही कहा गया क्या? नेपोलियन की नागरिक संहिता। क्या कहा गया? नेपोलियन की नागरिक संहिता कहा गया। तो 1804 में प्यारे बच्चों नेपोलियन की नागरिक संहिता लाई गई। कब? 1804 में। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि नागरिक संहिता क्या है? पहली बार प्यारे बच्चों नागरिक संहिता ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों नेपोलियन के द्वारा लाया गया, ये तो जान रहे हो ना। इसके बारे में प्यारे बच्चों, इस नागरिक संहिता के बारे में ये समझ लीजिए किताब थी, किताब। इस किताब में जनता को अधिकार दिया गया, जनता को बताया गया कि ये अधिकार हैं आपके। अभी तक आप तो जानते ही नहीं रहे थे। अच्छा ये बताओ, जनता के पास अधिकार जो होता है प्यारे बच्चों, राजतंत्र में आता है कि गणतंत्र में आता है? आप हमको इसको कमेंट करके बताओ। अगर किसी भी देश में जनता के पास अधिकार है तो वो क्या राजतंत्र होगा या फिर गणतंत्र होगा? इसको आप कमेंट करके हमको बताओ भाई। जरा इस पर समझिएगा, 1804 में प्यारे बच्चों इसने क्या लाया था? नागरिक संहिता। और इसने कहा था कि मेरे द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में, लगभग 50 से अधिक इसने युद्ध लड़े। इसने कहा कि मेरे द्वारा लड़े गए सभी युद्धों से भी महान मेरी ये नागरिक संहिता है। फ्रांस की जनता कृपया इसका आप लोग सम्मान करिएगा और इसको मानिएगा। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब देखिएगा, फ्रांस की जनता भाई बहुत खुश हो गई। फ्रांस की जनता क्या हो गई? खुश हो गई कि भाई अब हमें राजा की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, अब नेपोलियन आ गया है, अब तो हमारे पास अधिकार आ गया है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे होंगे आप, यहां पर देख रहे हैं क्या? यहां पर मैं मानचित्र दिखाया हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ये सभी देशों को दिखाया गया है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारा फ्रांस, ठीक है, ये है हमारा फ्रांस। तो इसके आसपास में प्यारे बच्चों क्या है? इसके आसपास में ये यहां पर दिख रहा है आपको, जर्मनी दिख रहा है,
इसके आस पड़ोस के देशों में एक प्यारे बच्चों क्या उठ गई, अग्नि उठ गई कि भैया अरे फ्रांस में एक ऐसा राजा आया है जो कि लोगों को आजाद कर दिया। अरे भाई इन सभी देशों में प्यारे बच्चों राजतंत्र चल रहा था, इन सभी देशों में क्या चल रहा था, राजतंत्र। और पहला ऐसा देश था यहां पर जहां पर प्यारे बच्चों संविधान के अनुसार देश चल रहा था। ये पहला ऐसा देश था जो कि संविधान के अनुसार चल रहा था। तो कुछ तो भाई बात रही होगी ना। हाँ, तो यहां पर अब यही अग्नि जो फ्रांस में लोग, फ्रांस के जो लोग थे प्यारे बच्चों, ये फ्रांस के लोगों ने क्या सोचा, ऐसा है ये आस पड़ोस के लोग देश सोच रहे थे कि हमारे देश में भी फ्रांस जैसी व्यवस्था लागू हो जाए, हमारे देश में भी फ्रांस जैसी व्यवस्था लागू हो जाए। और ये देश सोच रहे थे हमारे देश में भी फ्रांस जैसी व्यवस्था हो जाए, जर्मनी भी सोच रहा था फ्रांस जैसी व्यवस्था हो जाए हमारे देश में। लेकिन प्यारे बच्चों सभी देश में राजतंत्र था, ये सारे राजा मिलकर क्या करते हैं, नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। क्या बात है, आपने प्यारे बच्चों मेरे द्वारा किए गए वादे को पूरा किया, आपने संख्या पहुंचा दी, अब एक संख्या और पहुंचा दीजिए जल्दी से, फटाक से इसको प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर डालिए, सभी साथी लोग सब्सक्राइब कर डालिए इसको। अब जरा मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया कि ये जो नेपोलियन की नागरिक संहिता थी ना, नेपोलियन की पराजय बताओ किस युद्ध में होती है। मैंने बताया नेपोलियन एक अच्छा व्यक्ति था प्यारे बच्चों, इसने 1804 में नागरिक संहिता लाया, 1804 में नागरिक संहिता लाया, नागरिक संहिता लाया। अब ये सारे देशों को, जो इसके पड़ोसी, जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे प्यारे बच्चों, फ्रांस के पड़ोसी देशों को ये पसंद नहीं आता है, फ्रांस के पड़ोसी देश को ये पसंद नहीं आता है। क्या पसंद नहीं आता भाई, तो पसंद नहीं आता है गणतंत्र व्यवस्था प्यारे बच्चों, गणतंत्र व्यवस्था जो है पसंद नहीं आती है। और होता क्या है, नेपोलियन के ऊपर प्यारे बच्चों, नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कौन लोग करते हैं भाई, कौन लोग नेपोलियन के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो नेपोलियन के ऊपर प्यारे बच्चों आक्रमण करते हैं कौन करता है भाई, इसको याद रखना है आपको। प्रसा करता है, ब्रिटेन करता है, ठीक है, रूस करता है और ऑस्ट्रिया। ये चार बड़े देश मिलकर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, चार बड़े देश मिलकर कहां पर, वाटरलू के युद्ध में प्यारे बच्चों नेपोलियन को हरा देते हैं। अच्छा ये बताओ वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, कहां हुआ था, जल्दी से बताइए भाई, वाटरलू का युद्ध कहां पर हुआ था, जल्दी से कमेंट करिए भाई। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने बताया प्यारे बच्चों नेपोलियन के ऊपर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, आपसे ट्रिक पूछेगा तो प्रैब याद रखिएगा, प्रैब आपसे पूछेगा कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया, तो बोलिएगा प्यारे बच्चों वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 में। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो प्रैब बता दीजिए, बस आपका जवाब पूरा का पूरा 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे साथियों एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, इस क्लास की पीडीएफ जो होगी टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। एक चीज और कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चों के लिए प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया है क्लासेस के रिगार्डिंग, अगर किसी भी प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी को कोई समस्या होती है, आप हमारे इस दिए गए नंबर पर प्यारे बच्चों कॉल करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को प्यारे बच्चों इनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। कोई प्रचार प्रसार नहीं, चुपचाप शांति से प्यारे बच्चों अपनी क्लास को बताइए कि हम इस क्लास में हैं सर, और हम आपसे इस क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं, बस इतना कर दीजिए, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी आप सभी को क्या बताया प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया कि नेपोलियन के द्वारा जो नागरिक संहिता थी, आप लोग कमेंट करके बताइए कब लाया गया, तो 1804 में प्यारे बच्चों नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता लाया गया। फिर आपसे पूछता है भाई वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। देखो वाटरलू का प्यारे बच्चों युद्ध कब हुआ था, आप लोग खुद से कमेंट करके बता दो हमको। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों 1815 में। क्या हुआ था, 1815 में। प्यारे बच्चों इस समय जो 1815 का युद्ध हुआ था ना वाटरलू का, इसमें जो सबसे शक्तिशाली देश था ना, सबसे शक्तिशाली देश कौन सा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये जो मैंने आप सभी को अभी प्रैब ट्रिक बताया ना, प्रैब, ये जो प्रैब नाम की ट्रिक बताया,
इसमें प्यारे बच्चों सबसे जो शक्तिशाली देश था ना, वो कौन सा था? ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, इसी ने सबको मिलाया और यही कभी नहीं चाहता था कि फ्रांस का क्या कर सके, फ्रांस में लोगों के प्रति राष्ट्रवाद, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनप सके। बात समझ में आई? जल्दी से बोलो। 1815 सब कह रहे हैं भाई, 1815 कह रहे हैं। चलिए क्या बात है, अब जरा मेरी बात को समझिएगा भाई। ये ऑस्ट्रिया था, अब इसने ऑस्ट्रिया ने विजय, ऑस्ट्रिया की विजय हो गई, ऑस्ट्रिया जीत गया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन की हार वाटरलू के जब युद्ध में हो गई प्यारे साथियों, तो यहां पर क्या होता है, एक बैठक होती है। क्या होता है? एक बैठक होती है। बैठक कहां पर होती है, ये प्रश्न पूछता है भाई। तो देखो बैठक होती क्या, आपसे पूछेगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? पहला प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। चुपके से बता देना और एक नंबर अपनी जेब में रख लेना। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। दूसरी बात अगर हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरी बात की अगर चर्चा करेंगे तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, यह भी प्रश्न पूछता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने। अच्छा, ये मेटरनिख कौन था? अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा और ये प्रश्न पूछता भी है, आना भी चाहिए और पूछता भी है। पूछता है भैया मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख प्यारे बच्चों कौन था? मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिएगा बेटा, आप लोग ना ऑस्ट्रेलिया मत बोलिएगा, ऑस्ट्रेलिया दूसरा है और ये ऑस्ट्रिया जो है ना दूसरा देश है। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये प्रश्न पूछता है कि मेटरनिख कौन था, तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं प्यारे बच्चों, वैसे ही ये क्या था? ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है भाई? 4 बड़े देशों का ये सम्मेलन था। 4 बड़े देश कौन से शामिल थे? आपसे पूछेगा वियना कांग्रेस में सम्मिलित देश के बारे में बताइए। वियना कांग्रेस में सम्मिलित देश कितने थे? 4। हाँ, कितने? 4। और इनकी ट्रिक भी प्यारे बच्चों ये सेल्फ मेड ट्रिक है, कोई नहीं पढ़ाता बिहार में। जब भाई मैंने खुद बनाया है तो मैं क्या ही बताऊंगा, ढूंढ लेना जाकर, ऐसे चैनल ढूंढ डालना जहां पर तुमको बता देगा वियना कांग्रेस में सम्मिलित 4 देशों की ट्रिक, सिर्फ दीपक भैया आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या था भाई? ये था प्रसा, ये था प्रसा, ये था रूस, ये था ऑस्ट्रिया और ये था प्यारे बच्चों ब्रिटेन। क्या था? ऑस्ट्रिया और ये ब्रिटेन। ये 4 बड़े देश मिलकर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वियना कांग्रेस की मेजबानी करते हैं। आप कमेंट करके बता दो वियना कांग्रेस कहां पर हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा बेटा कि नेपोलियन की पराजय। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, मैंने अभी तो बता दिया। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई भाई? नेपोलियन की पराजय, नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई? तो क्या बताओगे भाई? वाटरलू के युद्ध में। क्या बताओगे? वाटरलू के युद्ध में प्यारे बच्चों, वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, कब हुआ था? 1815। ठीक है, आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? ठीक है, वियना कांग्रेस की बैठक कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछता है। वियना कांग्रेस की बैठक, वियना कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो क्या बताएंगे भाई? वियना कांग्रेस की बैठक हुई थी 1815 में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा वियना कांग्रेस की बैठक कहां हुई थी प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न पूछेगा। कहां हुई थी? तो बोल दीजिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी में क्या हुआ था भाई? वियना कांग्रेस की बैठक हुई थी। फिर आपसे पूछेगा वियना कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? वियना कांग्रेस की, आप सभी लोग प्यारे बच्चों इसकी जवाब देते रहिए, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देते रहिए सारे बच्चे। वियना कांग्रेस की, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया प्यारे बच्चों? मेटरनिख ने। किसने किया? मेटरनिख ने। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों मेटरनिख कौन था? तो बोल दीजिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर पूछेगा वियना कांग्रेस में कितने देश शामिल थे भाई? देश कितने शामिल थे? 4 देश। अच्छा ये बताओ कितने प्रश्न बेटा, मैं आप सभी को क्या ये याद करा रहा हूं
नहीं, ये मैं आपको याद नहीं करा रहा हूं, मैंने अभी इन सब के बारे में आपको पूरी बातें बताई हैं। मैंने अभी आप सभी को इसके बारे में पूरी बातें बता दी हैं। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो स्माइल करते समय, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, और सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों कि क्या ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई हैं। अगर ये समझ में आ गई है प्यारे बच्चों 1815 के बाद, अच्छा ये बताओ 1815 में प्यारे बच्चों देखो, पहले एक आया था विलन, लुईस लामा, एक विलन आया। लुईस लामा के बाद प्यारे बच्चों आ गया फिर से कौन, नेपोलियन, हीरो आ गया। हीरो के बाद 4 विलन मिलकर एक हीरो को मार डाले। 4 विलन, प्रैब मतलब प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और प्यारे बच्चों ब्रिटेन, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब बताओ कौन सी व्यवस्था लागू होगी, अब फ्रांस में कौन सी व्यवस्था लागू होगी। ये लोगों ने नेपोलियन को क्यों मारा भाई, सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो संविधान के अनुसार देश चल रहा था ये खत्म हो जाए, अब फिर से राजा वाली व्यवस्था आ जाए। आपसे पूछेगा कि नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो बोल दीजिएगा राजतंत्र की स्थापना हुई। नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस में किस प्रकार के वंश की स्थापना हुई भाई, तो राजतंत्र की स्थापना। क्या राजतंत्र, जरा समझिए अब बात को। देखो यहां पर मैंने आप सभी को बता दिया है प्यारे बच्चों, क्या हो गया भाई। अब पुनः प्यारे बच्चों, पुनः क्या हो गया, फ्रांस में नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस में क्या हो गया भाई, तो लुई 18वां का शासन आ गया। क्या आ गया, लुई 18वां का शासन, लुई 18वां का शासन आ गया। अच्छा जब लुई लग गया ना भाई, लुई लग गया तो ये कौन से वंश का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोर्बो राजवंश का हो जाएगा। जब लुई शब्द लग गया है तो ये किस प्रकार का शासन वंश होगा भाई, बोर्बो राजवंश का। आपसे पूछेगा वीना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन वंश की स्थापना हुई, तो आपका जवाब हो जाएगा बोर्बो राजवंश की स्थापना हुई। बोलो यस या नो, सभी को समझ में आया भाई, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं। सभी साथी लोग मेरे बता देंगे कि सबको समझ में आया कि नहीं। गुप्ता जी कह रहे हैं, सलोनी गुप्ता जी कह रहे हैं जी सर, एनके कह रहे हैं, प्रिंस कुमार कह रहे हैं, राजकिशोर कह रहे हैं, गुड्डी कह रहे हैं, सबका जवाब बिल्कुल सही है। अब मेरी बात को समझिएगा भाई, अब मेरी बात को समझिएगा सभी लोग भाई। देखो नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस की स्थिति किस प्रकार से थी, जरा इस पर चर्चा करते हैं भाई। अच्छा एक चीज बता दो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, सभी लोग बताएंगे क्या आज की क्लास में मजा आ रहा है आप सभी को कि नहीं, बताओ भाई। क्या आज की क्लास में आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं। आज ये पहली क्लास है और ऐसे ही मैं आप सभी को सारी क्लासेस भी कराने वाला हूं, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था। प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को क्या बताया भाई, अभी मैंने आप सभी को बताया है कि नेपोलियन की पराजय के बाद यहां पर क्या होता है, बोर्बो राजवंश की स्थापना होती है। इस वंश की स्थापना, बोर्बो राजवंश की स्थापना होती है प्यारे बच्चों। और इस वंश का शासक कौन था, तो लुई 18वां था। कौन था, लुई 18वां था प्यारे बच्चों। अब जरा हम लोग लुई 18वां के बारे में चर्चा करते हैं भाई। देखिएगा किसके बारे में चर्चा करेंगे, लुई 18वां के बारे में, ठीक है, लुई 18वां के बारे में। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, लुई 18वां किस प्रकार का शासक रहा होगा, तो आप लोग जानते हो ना। देखो ये लुई 16वां की तरह नहीं था प्यारे बच्चों, क्या था, ये उदारवादी शासक था। क्या था, उदारवादी शासक था, उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक कौन होते हैं भाई, उदारवादी का मतलब होता है बड़े दिल का होना, बहुत अच्छा होना। ये लुई 16वां की तरह नहीं था कि जनता को प्रताड़ित करे, ये चाहता था कि जो उच्च वर्ग है, ये क्या चाहता था, जो उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, और जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग में सामंजस्य बैठाना चाहता था। निम्न वर्ग में क्या करना चाहता था, सामंजस्य बैठाना चाहता था। ये चाहता था कि फ्रांस की जो गरीब जनता है ना, वो अपने जीवन स्तर को और ऊंचाई पर लेके चले। फ्रांस की जो गरीब जनता है अपने जीवन स्तर को और ऊपर उठाए, और जो अमीर वर्ग है इनका मैं मिलन करा दूं, तो मतलब मैं एक अच्छा राजा हो गया। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसने मध्यम वर्गीय नीति का पालन किया था। इसने क्या किया था, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का क्या किया था, पालन किया था। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिएगा बात को प्यारे बच्चों। इसने क्या कर दिया ना, इसने जो प्यारे बच्चों लुई 16वां था ना, लुई 18वां जो था, इसने क्या कर दिया, संवैधानिक घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिया। संवैधानिक घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों जनता के पास अधिकार दे दिया
कहा कि हमारे देश में जनता के पास अधिकार होंगे, जनता के पास क्या होगा, अधिकार होगा, जनता के पास क्या होगा, अधिकार होगा। तो ऐसे में लुई 18वां के शासन के समय में भी जनता बहुत खुश थी। अच्छा ये बताओ, इतना काम कोई कर देगा, आप खुद से बताओ। कोई राजा प्यारे बच्चों उदारवादी हो, मतलब बड़े दिल का हो, चाहता हो कि निम्न वर्ग का मैं जीवन स्तर ऊपर उठा दूं और संवैधानिक, मतलब हमारा देश संविधान के अनुसार चले, तो क्या उस राजा का कोई जनता विरोध करेगी? नहीं करेगी प्यारे बच्चों। ये राजा अच्छा था कि नहीं, जल्दी से बोलो, सभी लोग बोलिए, ये राजा प्यारे बच्चों अच्छा था कि नहीं? 1814 में, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये जो घोषणा पत्र था ना 1814 को क्या किया था इसने, प्रकाशित किया था। इसके द्वारा प्यारे बच्चों जो संवैधानिक सुधार किए गए ना, लुई 18वां के द्वारा जो संवैधानिक सुधार किए गए, ये 1830 तक क्या रहे, 1830 तक चलता रहा, 1830 तक क्या हुआ, चलता रहा। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। आज आपने हमारे पास बहुत सारा कॉल किया कि सर क्या अब आप लोग साथ में हैं, क्या आप लोग साथ में पढ़ा रहे हैं? बेटा हमारा दिल से है साथ, और हम लोग हमेशा साथ में ही पढ़ाएंगे। आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपकी सारी क्लासेस प्यारे बच्चों इस पर चलेंगी। आप लोगों को सारी क्लासेस, चाहे वो हिंदी होगी, संस्कृत होगा, एसएसटी होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, वो सब के सब मिलेगा। बस आपको प्यारे बच्चों बहुत भटकना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जो टीचर चुन रखा है कि हमको साइंस इन टीचर से पढ़ना है, हमको मैथ इस टीचर से पढ़ना है, उन्हीं टीचर से पढ़िए। ज्यादा आप लोग फर्जी चक्कर में मत पढ़िए, चलें आज वहां कूद चलें, चलें आज वहां कूद चलिए, एक टीचर को चुन लीजिए और उन्हीं से पढ़ाई करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। और जिनका आप सम्मान करते हो उनका सम्मान बहुत दिल से है, उनसे तो हमारा प्रेम है, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, तो आप लोग क्यों इतना परेशान हो? उनका ये भी परिवार है, उन्हीं का ये भी परिवार है। ठीक है, आपको बातें मेरी समझ में आ चुकी होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप सभी से। बोलो, आप सभी के प्रश्नों का आप सभी को जवाब मिल गया कि नहीं प्यारे साथियों? जल्दी से बोलिए। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब ये देखिएगा, लुई 18वां जो है प्यारे बच्चों एक अच्छा शासक था। लुई 18वां से प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? प्रश्न लिखिएगा, मैं बता रहा हूं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, या फिर पूछेगा कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस वंश की स्थापना हुई, तो आप क्या बोलोगे? बुर्बो राजवंश की। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस वंश की स्थापना हुई? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई। फिर आप सभी से क्या पूछेगा भाई? आप सभी से पूछेगा भाई, देखिए 1830 तक इसके संवैधानिक जो इसने सुधार किया प्यारे बच्चों, ये चलता रहा। और इसके बाद प्यारे बच्चों 1830 में क्या होता है? 1830 में प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम का शासन आ जाता है। किसका? चार्ल्स दशम का। चार्ल्स दशम कौन था भाई? चार्ल्स दशम कौन था? तो प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम कौन था, जल्दी से बताइए। और इसने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, ये बता दीजिए। देखिए लुई 18वां अच्छा शासक था, इसके बाद प्यारे बच्चों उसकी हो जाती है मृत्यु। तो 1830 में ही आ जाता है कौन? शासन संभाल लेता चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम का शासन आ जाता है। और ये जो चार्ल्स दशम था प्यारे बच्चों ना, ये क्या था? ये कहता था कि ऐसा है कि हमको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है, जैसे हमारे दादा परदादा ने सताया है गरीब जनता को, मैं भी सताऊंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं होगा, मेरा इसमें कोई नाम नहीं होगा, मैं अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता हूं। प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम बना देता है किसको? चार्ल्स दशम बना देता है पोलिगनेक को। क्या? पोलिगनेक को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। और ये क्या करता है भाई? ये जो पोलिगनेक था प्यारे बच्चों, ये किसका? उच्च वर्ग का समर्थन था। क्या? ये अभिजात्य वर्ग का समर्थन करता था। पोलिगनेक किसका? अभिजात्य वर्ग का, अभिजात्य वर्ग का, यानी कि उच्च वर्ग का समर्थन करता था। कहता था जो बड़े लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं वो इस देश के सही नागरिक हैं, इन्हीं की वजह से तो हमारा देश चल पा रहा है। गरीब जनता तो हमारे देश की बुराई करते हैं, इनको मारो पीटो, इनको प्रताड़ित करो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में प्यारे बच्चों अब यहां की जनता को लगा ये तो हमको ललकार रहा है। जब लुई 18वां ने हमारे देश में इतनी अच्छी शासन व्यवस्था लगाई, तो चार्ल्स दशम ऐसा कैसे कर सकता है? तो जनता ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। जनता ने क्या किया प्यारे बच्चों? जनता ने चार्ल्स दशम का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और जब चार्ल्स दशम का विरोध किया तो इसने क्या कर दिया भाई? चार्ल्स दशम ने क्या कर दिया बेटा? 4 अध्यादेश जारी कर दिए। अब अध्यादेश क्या होता है जरा इसको समझो। 4 अध्यादेश क्या कर दिया भाई? जारी कर दिया। किसने जारी कर दिया 4 अध्यादेश? तो चार्ल्स दशम ने
क्यों? कहा कि जनता हो तुम लोग, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो, तुम हमारा विरोध करोगे, लो हम अध्यादेश पारित कर देते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जहां पर जनता से कुछ नहीं पूछा जाएगा, हमारे पास सारी पावर है, हम जो नियम लगा देंगे तुमको मानना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अध्यादेश का मतलब है कि हमने जो कहा तुम अब इसको मानो, तुमको मानना पड़ेगा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या? अध्यादेश कहा जाता है। तो ये 4 दशम जो है प्यारे बच्चों, ये 4 अध्यादेश जारी कर देता है, जिसका जनता ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। जनता पेरिस की सड़कों पर निकल आई और पेरिस की सड़कों पर निकलकर अपने राजा का विरोध करने लगी, पोलिगनेक का विरोध करने लगी। तो ऐसे में ये जो 4 दशम था प्यारे बच्चों, ये गद्दी छोड़कर कहां भाग जाता है? ब्रिटेन भाग जाता है। गद्दी छोड़कर प्यारे बच्चों कहां भाग जाता है? ब्रिटेन। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ 1830 की जो क्रांति हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि इसने 4 अध्यादेश जारी कर दिया, जनता इसका विरोध करने लगी। जो इसने पोलिगनेक को बनाया था प्रधानमंत्री, ये अभिजात वर्ग का समर्थक था, गरीब जनता का विरोध करता था। ऐसे में प्यारे बच्चों इसीलिए 1830 की क्रांति हो जाती है। जल्दी से बोलो, जो 1830 की जुलाई की क्रांति थी प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? जल्दी से बोलेंगे, सभी को समझ में आया? भाई सर क्या 11वीं की पढ़ाई होगी? हाँ भैया होगी, होगी होगी। राज आदित्य NKE ब्रिटेन भाग गया। भाई सही बात, ब्रिटेन भाग गया। अब इसके बाद 1830 की क्रांति जो हुई थी प्यारे बच्चों, 1830 की जो क्रांति हुई थी, इसके कुछ परिणाम भी निकले थे। परिणाम क्या हुआ? लोगों के में अपने राजा के प्रति जो लोग एक नहीं हो पा रहे थे ना, अब एक हो गए। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। और दूसरा अगर हमको पूछेंगे तो जो उच्च वर्ग का समर्थक था, लोगों ने क्या किया? उसको भी नकार दिया। इसके बाद भाई दूसरे, अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं, 1830 के बाद की क्रांति होती है प्यारे बच्चों, इस क्रांति को तो दबा दिया जाता है, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के चलते 1830 की क्रांति को दबा दिया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है 1848 की क्रांति। जल्दी से सभी लोग बोलेंगे भाई 1848 की क्रांति। यहां पर प्यारे बच्चों 4 दशम, अच्छा ये बताओ जो 4 दशम था ये किस वंश का शासक था? 4 दशम प्यारे बच्चों, 4 दशम भाग गया ब्रिटेन, ब्रिटेन भाग गया। ये किस वंश का शासक था? बताओ जल्दी से। ब्रिटेन भाग गया, भाग गया, फ्रांस को छोड़कर ब्रिटेन भाग गया। तो प्यारे बच्चों ये तो किस वंश का शासक था? तो ये था बुर्बो राजवंश का, बुर्बो राजवंश का शासक था, बुर्बो राजवंश का शासक था। ठीक है, अब यहां से प्यारे बच्चों क्या होता है? बुर्बो राजवंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। बुर्बो राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया। अब फ्रांस से प्यारे बच्चों जो लुई 16वां की शासन व्यवस्था चली आ रही थी, जो लुई 14वां की शासन व्यवस्था चली आ रही थी, वो शासन व्यवस्था समाप्त होकर अब यहां पर क्या हो गया? बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ। एक नए वंश का उदय हुआ प्यारे बच्चों, एक नए वंश का उदय होता है। और फ्रांस की गद्दी पर प्यारे बच्चों एक सम्राट बैठता है, नए वंश का उदय होता है, जिसका क्या नाम था? भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा वंश था? बुर्बो राजवंश के समाप्ति के बाद यहां पर किस वंश की स्थापना होती है? तो आर्लियंस वंश की प्यारे बच्चों। क्या? आर्लियंस वंश की। ठीक है, किस वंश की स्थापना होती है? आर्लियंस वंश की। अच्छा एक चीज बता दो भाई, जो आर्लियंस वंश है प्यारे बच्चों, आर्लियंस वंश में का सम्राट कौन बनता है भाई? का पहला राजा या फिर सम्राट कौन बनता है? जल्दी से आप लोग बता दो हमको, है ना। आर्लियंस वंश का जो शासक बनता है प्यारे बच्चों, सभी लोग बता रहे हैं लुई फिलिप। कौन भाई? लुई फिलिप। लुई फिलिप प्यारे बच्चों क्या होता है? शासक बन जाता है। कहां का? फ्रांस का क्या बनता है? शासक बन जाता है। जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा ना, चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया था, किसको? पोलिगनेक को, ताकि जनता हमारा डायरेक्ट विरोध ना करे, ताकि जनता हमारा डायरेक्ट विरोध ना करे। वैसे ही प्यारे बच्चों इसने क्या कर दिया? लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। क्या कर दिया भाई? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्या आप सभी को आज का टॉपिक सभी को समझ में आ रहा है? सर बेस्ट ले लिए हैं, क्या करें? पढ़ो हमसे, और क्या करोगे? ठीक है अनीश भाई, एक साथ सभी लोग बता दो, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया प्यारे बच्चों कि नहीं? जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। क्या बात है,
गीजो को बना दिया। हर्षिता को याद है भी भाई, क्या बात है गुड़िया, याद है आपको। इनोसेंट, सलोनी और शिवानी, अनुराग, प्रीतम, नितेश, अतुल, अमीशा, ईशांत, सभी प्यारे साथी लोग जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए भाई। और आज का टॉपिक प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको भी हमको बताइए। और ये टॉपिक प्यारे बच्चों, और एक चीज और कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी लोग अपनी कक्षा 10वीं की एसएसटी की पढ़ाई कुछ इसी बेसिक पे करना चाहते हो कि नहीं? क्या आप लोग इसी बेसिस पे करना चाहते हो कि नहीं? और आज प्यारे बच्चों मैंने आप सभी के सामने इंग्लिश के अध्यापक को उतारा है, जो कि आपके प्यारे रवि सर थे। कल मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से बिग अनाउंसमेंट लेकर आने वाला हूं शाम को 5 बजे। शाम की 5 बजे की क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, और उसी क्लास में आप लोग अपने चिर परिचित चेहरे को देखोगे। हालांकि चिर परिचित कहना शायद आप सभी के लिए, कुछ बच्चों के लिए उचित ना हो, लेकिन आपके चहेते सर जी वो भी हैं। ठीक है, कौन से सर जी उतरेंगे भाई, मैं अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप लोग प्यारे बच्चों इस तरीके की क्लास करने के लिए इस चैनल को अपना भरपूर प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग प्यारे बच्चों इस बार बिहार में इतने टॉपर देने वाले हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, हाँ आपसे पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है, सही बात है भाई। देखो 1848 में प्यारे बच्चों क्या होता है, लुई फिलिप क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। हाँ भाई है, ईशांत, आदर्श, अलोन, कृष्णा, विपिन सर, हाँ भाई विपिन सर भी आएंगे, हिंदी और संस्कृत के मसीहा माने जाते हैं। ठीक है, ये लेकिन आप लोग गेस नहीं कर पाओगे। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि कल आपके जो भी अध्यापक आने वाले हैं उनके बारे में प्यारे बच्चों आप गेस नहीं कर पाओगे। हाँ, एप्लीकेशन का नाम क्या है बेटा, एप्लीकेशन का नाम है आपका बोर्ड टॉपर्स। और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, जितने भी प्यारे साथी लोग हो, अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए बेटा, क्लास की पीडीएफ, अगर आज की क्लास का पीडीएफ या सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको, सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर दिए गए नंबर, ये जो स्कैनर दिया गया है, इस पर आप लोग स्कैन कर लीजिए। चाहे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर, ये आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपको सारी क्लास का पीडीएफ मिलेगा। आपको पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों दौड़ाया नहीं जाएगा कि रोज कहो भैया पीडीएफ नहीं मिल रहा। चुपचाप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। आज की क्लास का प्यारे बच्चों, कल एसएसटी की क्लास का, आज इंग्लिश की क्लास का, और आज मेरी ये एसएसटी की सेकंड क्लास का प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्यारे साथियों इस पर जरूर जुड़ जाइए। और इस चैनल को मैंने बताया 1000। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है बेटा बोर्ड टॉपर्स। क्या है, बोर्ड टॉपर्स, ये एप्लीकेशन का नाम है हमारा। गूगल पर बहुत जल्दी शो करने लगेगा, बहुत बन गया है बेटा, बस 1-2 दिन में हम लोग इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं बोर्ड टॉपर्स की। ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, पीके कुमार, ये आपका एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना भाई। मैं बता दूंगा एप्लीकेशन के बारे में, मैं आपको यहां पर चर्चा भी करूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एप्लीकेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, एक बार स्कैन कर लो टेलीग्राम ओपन करके। ठीक है, 100 व्यूज कंप्लीट, अच्छा भाई क्या बात है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, हमने आप सभी से चर्चा कर लिया है 1848 की क्रांति के बारे में। 1848, जो बच्चे प्यारे बच्चों नहीं जानते होंगे, ये आपके दीपक भैया का नंबर है, ये आपके दीपक भैया का नंबर है। ठीक है, दीपक भैया का नंबर है, आप लोग इसको सेव कर लीजिए। कोई भी परेशानी है प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप को प्यारे बच्चों इनरोल करने के लिए, आपको बैच में, अपने आप को बैच में इनरोल करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। सभी साथी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने जो चर्चा की है, एक बार फटाफट से हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो आज हमने जो चर्चा की है, आज प्यारे बच्चों हमने क्रांति की चर्चा की, फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा किया। आप लोग फट से कमेंट करके बताते रहिए भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इस पर चर्चा किया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने जाना नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन के बारे में जाना। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या जाना, नेपोलियन ने संहिता लाई थी 1804 में। उसके बाद हमने जाना किसके बारे में, वाटरलू के युद्ध के बारे में, जिसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, नेपोलियन की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और वाटरलू का युद्ध कब होता है, 1815 में। उसके बाद प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस होता है, वियना कांग्रेस की बैठक कब होती है, तो वियना कांग्रेस की बैठक होती है 1815 में, जिसमें 4 बड़े देश शामिल थे बेटा,
4 बड़े देश शामिल थे। 4 बड़े देश की ट्रिक क्या थी? प्रैब। क्या थी भाई? प्रैब थी। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? पुनः बुर्बो वंश का स्थापना होता है। पुनः बुर्बो वंश यानी कि लुई 18वां की शासन व्यवस्था आ जाती है। लुई 18वां की शासन व्यवस्था आ जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों चार्ल्स दशम का शासन आता है। चार्ल्स दशम का शासन आता है और ये यहां से ही प्यारे बच्चों क्या होता है? यहां से प्यारे बच्चों 1830 में क्या 1830 में प्यारे बच्चों बुर्बो वंश का अंत हो जाता है और इसके बाद आता है आर्लियंस वंश। आर्लियंस वंश आ जाता है। इतना हमने आपको आज पढ़ाया था। कल मैं आप सभी को प्यारे बच्चों 1830 की क्रांति के परिणाम और 1848 के बारे में बताऊंगा और हमारा प्यारे बच्चों पार्ट 2 आएगा। इसका क्या आएगा भाई? हमारा कल आएगा पार्ट 2 प्यारे बच्चों, जो कि क्या होगा? तो होगा बेटा हमारा क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। फोन चालू हो गया है, आप लोगों का फोन चालू हो गया है, अभी ना करो, पढ़ लो भैया, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का हमारा क्या होगा? नाम होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। अब बताओ आप लोगों को क्या डाउट है भाई? एक बार आप लोग अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम लोग शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। कल शाम को 6 बजे हमारी फिर से मुलाकात होगी। आप लोगों ने प्यारे बच्चों लोगो दिखा दीजिएगा। हाँ भाई, अच्छा एक चीज बता दो, आप लोग प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? आप अपने परिवार को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो हमको भाई। जल्दी से सभी लोग भाई कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपने इस परिवार को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब किया कि नहीं। जिन बच्चों को भाई अभी पीडीएफ नहीं मिला है तो बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, हम बगल हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आज ये मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, आज इसके बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है। जितने भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, ऐसी ही क्लास करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और स्टेटस लगा दिया करिए अपने भैया के लिए प्यारे बच्चों। और हम लोग फिर से कल की क्लास को क्या करने वाले हैं? कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करने वाले हैं। बोलो आज की क्लास सभी को समझ में आया? कमेंट करके बताओ भाई, सभी लोग बताओ कमेंट करके कि आज की क्लास सभी को समझ में आया कि नहीं। तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बरसाते रहिए हमारे ऊपर। और इस बार आप सभी को बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स की गारंटी हम देंगे आपको, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। और एक चीज, आपके मन में बहुत सारा प्रश्न चल रहा है कि क्या गुरुजी आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा और हमेशा पढ़ाऊंगा, अनवरत पढ़ाऊंगा। चाहे वो हम हो गए, चाहे वो इंग्लिश के रवि सर हो गए, चाहे वो हिंदी और संस्कृत के विपिन सर हो गए, चाहे साइंस हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, प्यारे बच्चों आपको इसी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप लोगों से हमारी एक ही प्रार्थना है कि कक्षा 9वीं में जो बच्चे होंगे, कक्षा 9वीं में जो बच्चे होंगे, कक्षा 10वीं में जो बच्चे गए होंगे और जो कक्षा 10वीं को पास करने वाले होंगे बच्चे, सभी लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी न्यूज मिलने वाली है। आप सभी के पल पल की खबर, बिहार बोर्ड की पल पल की खबर तुरंत सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास पहुंचाया जाएगा। बस जो हमारे साथी 9th की भी क्लासेस प्यारे बच्चों बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। हम लोग 9th के लिए भी क्लासेस चालू करेंगे, 10th के लिए भी क्लासेस चालू करेंगे और जो 11th में हमारे साथी इस बार हैं उनके लिए भी चालू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग बोलिए भाई, सभी लोग बोलिए एक बार कि आज की क्लास में मजा आया कि नहीं। अगर आज की क्लास में प्यारे साथियों मजा आया हो तो सभी लोग से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्यारे बच्चों बहुत प्यार दीजिएगा, इस क्लास को बहुत प्यार दीजिएगा और अपने इस परिवार को बहुत प्यार दीजिएगा। बहुत जल्द इसको 1000 के प्लस पहुंचा दीजिए और हम लोग सारे टीचर्स मिलकर आपके सामने एक बार केक काटना चाहते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आधा पढ़ा है बेटा, अधूरा ज्ञान आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होता है, पूरा ज्ञान लीजिएगा। कल की क्लास में आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आप